PT45 करंट अफेयर श्रृंखला में आज हम यहाँ पर राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के अंतिम यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करें। ये अंतिम लेक्चर है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को लेकर के, और यहाँ पर देखा जाए तो फिर भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अभी न्यूज हैं जो कि करंट में पिछले कुछ टाइम से बनी रही हैं। हमने पिछले दो लेक्चर्स में यहाँ पे काफी सारी न्यूज के बारे में पढ़ा है, आपको पढ़ाया भी गया, और आई होप आप यहाँ पर अब तक वीडियो यहाँ पे लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं। इस कड़ी में आज की जो विषय वस्तु यहाँ पर हमें देखनी है, इसमें देखा जाए तो कई सारे ऐसे मसले यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जो संविधान के अंतर्गत क्षेत्रवार यहाँ पर चीजों में संशोधन इत्यादि किए गए हैं। कुछ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विषय वस्तुएं भी इसमें आपको शामिल देखने को मिलती हैं। इसके अलावा संस्थागत स्तर पे जो परिवर्तन इत्यादि आपको हैं, वो सारे पहलू हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि आज के अपनी विषय वस्तु में शासन व्यवस्था और राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक है लद्दाख द्वारा छठी अनुसूची की मांग। देखा जाए तो ये छठी अनुसूची की मांग किस संदर्भ में की गई है, क्यों की गई है, छठी अनुसूची है क्या, लद्दाख को इस क्षेत्र में शामिल करने के संदर्भ में क्या मांग उठी है, और केंद्र सरकार का इसमें क्या पक्ष है। तो हाल ही में देखा जाए तो गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का यहाँ पर गठन किया गया है। समिति के कुछ सदस्यों के अनुसार गृह मंत्रालय का स्पष्ट आदेश है कि छठी अनुसूची में शामिल करने की उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। तो देखिए, मांग जरूर यहाँ पे लद्दाख के द्वारा यहाँ पर की गई है कि उन्हें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन गृह मंत्रालय की के द्वारा जो गठित यहाँ पे समिति है, उन्होंने सीधा और साफ स्पष्ट किया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि उनकी लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल नहीं करना, उनकी ऐसी मांगों को यहाँ पे शामिल नहीं करना है इस समिति के द्वारा, या इन मुद्दों का यहाँ पर उन्हें देखना नहीं। देखा जाए तो सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लद्दाख की छठी अनुसूची के तहत शामिल करने की सिफारिश यह देखते हुए यहाँ पर कहा था, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से आदिवासी बहुल 97% से अधिक था और इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब है कि छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर जो आधार हैं वो क्या है। तो एक तो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर देखा जाए तो एक आदिवासी बहुल इलाका है, करीब देखा जाए 97% लोग यहाँ पे आदिवासी हैं, और दूसरा इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो यहाँ पर विशिष्ट होनी चाहिए। और दोनों ही संदर्भों में देखा जाए तो यहाँ पर लद्दाख में ये चीजें आपको देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो देखा जाए तो इस क्षेत्र की अनूठी संस्कृत भाषाई भौगोलिक स्थिति तथा सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी रक्षा उपायों पर यहाँ पे चर्चा करना, जो विशेषाधिकार समिति गठित की गई है उसके ये उद्देश्य हैं। पहला और दूसरा ये है समावेशी विकास की रणनीति बनाना, लेह, कारगिल, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी जिला परिषदों के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना। तीन विषय देखा जाए तो इस समिति के द्वारा लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इन मुद्दों को देखा जाएगा, उसके संदर्भ में क्या सिफारिशें करनी है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे विषय वस्तुओं को देखने वाले हैं। छठी अनुसूची भी क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मांग की गई है छठी अनुसूची की, तो हमें अब देखिए जीएस और करंट का यही समागम होता है कि जहां पर करंट का कोई टॉपिक चर्चा का विषय बनता है तो आपको यहाँ पर फिर वापस जीएस पे जाना होगा। जीएस के उन पहलुओं को देखना जरूर है यहाँ पर रिवीजन के पर्पज से, जो कि यहाँ पे करंट के कारण चर्चा का विषय बने, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पहलुओं से पूछे जाते हैं, एक तो करंट का एस्पेक्ट और उसी से जुड़े हुए जीएस के प्रोस्पेक्टिव को। तो यहाँ पे देखिए जीएस का प्रोस्पेक्टिव है छठी अनुसूची, आपने यहाँ पर पॉलिटी में पढ़ा होगा, फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद 244 यहाँ पर देखिए इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें स्वायत्त जिला परिषदों जिनके पास राज्य के भीतर कुछ देखे जाए तो आपके विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक स्वायत्तता होती है, ऐसे स्वायत्त जिला परिषद हैं, इनको संविधान के अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची के अनुसार यहाँ पे बनाया जा सकता है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कौन कौन से राज्य आते हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान आपको इसमें देखने को मिलते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम स्वायत्त जिला पर लागू नहीं होते हैं और अथवा विशिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ आपको लागू होते हैं। इसके अलावा जो जिला परिषद है, प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है और इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिनमें यहाँ पे 4 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष देखे जाए तो 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर
चुने जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो जिला परिषद है, स्वायत्त जिला परिषद है, इसके बारे में आपको ये जानकारी ध्यान रखनी है। छठी अनुसूची के तहत यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों के गठन के लिए एक कह सकते हैं प्रशासनगत स्थितियों को देखने के संदर्भ में एक विशेष प्रकार की यहाँ पे समितियां, परिषदों का गठन किया जाता है। चलिए अगला यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के दायरे का विस्तार किया है। तो आर्टिकल 19 अब देखिए यहाँ पर आपको चर्चा का विषय बना। आर्टिकल 19 वैसे भी आप जानते हैं अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार से संदर्भित है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि यहाँ पर ये चर्चा का विषय क्यों बना है। हाल ही में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है आर्टिकल 19 और 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार को राज्य उसके साधनों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी यहाँ पे लागू किया जा सकता है। तो देखा जाए जो मौलिक अधिकार है बेसिकली हम उसको जानते हैं कि राज्य के विरुद्ध प्रदत्त अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देखा जाए तो डिसीजन दिया है इसे व्यक्तियों के खिलाफ भी आपको लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(2) में देखा जाए तो पहले से निर्धारित किए आधारों के अलावा किसी भी अतिरिक्त आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर कहता है आर्टिकल 19 कि आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और आमतौर पर राज्य के खिलाफ यहां पर यह लागू होता है। भारतीय संविधान का देखा जाए तो 1944 में भारतीय संविधान के यहाँ पे अनुच्छेद 19 के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार की यहाँ पे गारंटी प्रदान करता है, जो इस प्रकार यहाँ पर है जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार है, संगम या संघ बनाने का अधिकार है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार है और भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास का अधिकार। ये सारे अधिकार देखा जाए तो एक तरीके से आपको आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पे प्रदत्त किए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय संविधान 1949 के अनुच्छेद 19(2) के तहत जो प्रावधान यहाँ पर आपको किए गए हैं, जैसे खंड 1 का उपखंड अगर आप पढ़ते हैं ए में, तो वहां पे साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या राज्य को कोई भी कानून बनाने से नहीं रोकेगा। हालांकि उक्त उपखंड प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता अखंडता के संदर्भ में उचित प्रतिबंध यहाँ पे लगाता है, जैसे कि राज्य की सुरक्षा का मुद्दा आ जाए, या फिर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के मुद्दे हों, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था का मुद्दा इसमें शामिल हो जाए, या फिर शालीनता, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या हिंसा को उकसाने के संबंधी अगर चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कुछ प्रतिबंध आपको लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मौलिक अधिकारों के बारे में जैसे अस्पृश्यता है, तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने वाले अधिकार स्पष्ट रूप से राज्य और उनके व्यक्तियों दोनों के खिलाफ यहाँ पे आपको लागू है। तो ये देखिए ये पहलू यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि लाइक कौन से मौलिक अधिकार यहाँ पे जैसे राज्यों के विरुद्ध हैं, कौन से अधिकारों को लेकर व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है, ऐसी विषय वस्तुएं भी आपसे पूछी जा सकती है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हो सकता है आपकी नजर जाती भी हो या आपके दिमाग से स्लिप अप कर जाए। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार किस तरीके के मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध यहाँ पे आपको लागू है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ मौलिक अधिकारों को बताया गया कि व्यक्तियों और यहाँ पर राज्य दोनों खिलाफ यहाँ पे आपको लागू हो सकते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पे देखते हैं कार्यक्रम है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। क्या है ये? तो देखिए 5 से 7 जनवरी 2022 तक यहाँ पर आयोजित मुख्य सचिवों को दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया और इस कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो यह एक विकास पहल है जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना जो विभिन्न विकास मानकों पर यहाँ पर पिछड़ गए हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी और यह आरंभ में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा, जिनमें आधे से अधिक ब्लॉक यहाँ पर 6 राज्यों में होंगे। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? तो देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे आकांक्षी ब्लॉक जिला कार्यक्रम यहाँ पे लागू किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आकांक्षी एबीपी आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी पर यहाँ पर आपको आधारित होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ रैंकिंग के मापदंड भी दिए गए हैं जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत लागू किए जाएंगे। जैसे कि इसमें देखा जाए तो 5 प्रमुख सामाजिक आर्थिक विषयों पर यहाँ पर ये आधारित हैं, जिसमें 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में किए गए वृद्धिशील सुधारों के आधार पर रैंकिंग जारी की जाएगी। तो 5 कौन से प्रमुख सामाजिक आर्थिक यहाँ पर आपको देखे जाए तो मानदंड हैं। तो ये 5 विषय यहाँ पर हैं। पहला देखा जाए स्वास्थ्य और पोषण है, जिसके तहत 30% आपको स्कोर दिया जाएगा।
शिक्षा का भी यहाँ पे 30% यहाँ पे स्कोर रहेगा। कृषि और जल संरक्षण से संबंधित यहाँ पे 20% स्कोर होगा। वित्तीय समावेशन कौशल विकास 10% और अवसंरचना को यहाँ पे 10% दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी 5 मानकों के आधार पे जो 49 यहाँ पर आपके प्रदर्शन संकेतक हैं, उनके आधार पे यहाँ पे 6 राज्यों में ये रैंकिंग जारी की जाएगी। अगला यहाँ पे है भारतीय टेलीग्राफ अवसंरचना सुरक्षा नियम 2022। क्यों चर्चा का देखिए विषय रहा है इस तरीके के विषय वस्तु में? पहली चीज तो कहा गया है कि ये संचार मंत्रालय, कई बार मंत्रालय को यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन किस मंत्रालय के अंतर्गत किस तरीके के कार्य होते हैं। संचार मंत्रालय के तहत देखा जाए तो दूरसंचार विभाग ने भारतीय टेलीग्राफ अवसंरचना सुरक्षा नियम 2022 यहाँ पे बनाया है। इस नियम के तहत क्या विशेष बातें हैं, कौन कौन से प्रावधान इत्यादि किए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति के उत्खनन या इसके कानूनी अधिकार का उपयोग करना चाहता है जिससे दूरसंचार अवसंरचना को नुकसान होने की आशंका है, उत्खनन शुरू करने से पहले सामान पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस धारी को यहाँ पर नोटिस देगा। कहने का मतलब देखिए, एक समस्या हमेशा आती है कि कई बार जो टेलीफोन लाइनें हैं वो बेसिकली क्या है, भूमिगत होती हैं, और हम सड़क बना रहे हैं या फिर मान लीजिए सीवर लाइन है या फिर मान लीजिए कहीं घर है या कोई अन्य यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको बन रहे हैं, उसके संदर्भ में क्या होता है, खनन होता है। और जब उत्खनन आप करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऐसी लाइनें जो नीचे यहाँ पर हैं कई बार आपको पता ना होने के कारण वो कट जाती हैं, और इससे जो होता है कि जो भी दूरसंचार है वो व्यवस्था यहाँ पे बाधित हो जाती है। उस संदर्भ में ये कहा गया है कि यदि कोई भी यहाँ पर देखा जाए कि अगर आपको उत्खनन इत्यादि कार्य यहाँ पे करना है तो एक सूचना जरूर यहाँ पर दीजिए जो दूरसंचार संदर्भ विभाग है, ताकि वहां पर वो इसके बारे में आपको जानकारी दे सके और वहां पर उपस्थित होकर आपको उससे संबंधित यहाँ पर उत्खनन को करा सके, ताकि वहां पर टेलीफोन लाइनों किसी तरीके का नुकसान ना हो। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसने दूरसंचार अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी परिसंपत्ति की खुदाई उत्खनन का कार्य किया है, वह दूरसंचार प्राधिकरण को नुकसान का जो शुल्क होगा वो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो देखिए, अगर नहीं किया, सूचना नहीं दी, टेलीफोन यहाँ पे लाइनें खराब होती हैं, संचार तंत्र खराब होता है, तो जितना भी नुकसान होगा उसकी भरपाई आपको करनी होगी। इसके अलावा एक बार परिसंपत्ति जो है वो स्वामित्व वाली एजेंसियां पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंच पर जीआईएस निर्देशांकों के साथ अपनी मौजूदा परिसंपत्तियों का मानचित्र कर लेती हैं, और इससे उत्खनन शुरू होने से पहले संबंधित स्तर पर मौजूद उपयोगी संपत्तियों के बारे में वहां पर जानना संभव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये निर्देशांक जो है इसके माध्यम से अपनी परिसंपत्ति को यहाँ पर मूल्यांकित कर सकते हैं, उसके बारे में ब्यौरा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, और वहां पे किस तरह की चीजें हैं आसपास वहां पर उसका भी पता आपको लग जाएगा, जिससे इस तरह की समस्या यहाँ पर नहीं होगी। चलिए अगला मुद्दा यहाँ पे देखिए चार्जशीट का है। चार्जशीट अपने आप में देखा जाए तो कई बार इस तरह के मुद्दे बनते हैं, लगातार आपको केसेस यहाँ पर आते रहते हैं, और कुछ न कुछ यहाँ पर देखा जाए चर्चा का विषय आपको बनता रहता है। चार्जशीट क्या होती है, एफआईआर क्या होती है, तो यहाँ पर ये चर्चा का विषय यहाँ पे क्यों बना है, क्या हमें इसके बारे में पता होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर अपना एक फैसला सुनाया है कि चार्जशीट जो है वो सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, और चार्जशीट की स्वतंत्र सार्वजनिक पहुंच को सक्षम करना आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के प्रावधानों का यहाँ पर उल्लंघन करता है, क्योंकि यह आरोपी, पीड़ित और जांच एजेंसियों के अधिकार के साथ यहाँ पे समझौता करता है। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, देखिए यहाँ पे चार्जशीट को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि चार्जशीट को हर कोई व्यक्ति देख सकता है, तो नहीं। चार्जशीट देखा जाए तो यहाँ पर आपको संबंधित पक्ष और साथ पुलिस और जांच एजेंसियां और न्यायालय में यहाँ पर आपको देखा जा सकता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो देखा जाए तो अब थोड़ा सा ये समझ लेने की बात है कि चार्जशीट होती क्या है, चार्जशीट क्या होती है, एफआईआर क्या होती है, एफआईआर देखा जाए कि चार्जशीट से अलग कैसे होती है, ये भी यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, चार्जशीट जो है आपकी जो सीआरपीसी की धारा यहाँ पर 173 के तहत ये परिभाषित किया गया है कि एक पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी के द्वारा मामले की जांच पूरी करने के बाद तैयार की गई अंतिम जो रिपोर्ट होती है वो चार्जशीट होती है, ठीक है। यहाँ पर टर्म ध्यान रखिएगा, चार्जशीट कब बनेगी? जांच एजेंसी या पुलिस अधिकारी के द्वारा मामले की पूरी जांच करने के बाद जो तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट होगी उसे हम कहते हैं चार्जशीट। तो चार्जशीट क्या होती है? हमेशा मामले की पूरी जांच के बाद बनेगी। और देखा जाए तो चार्जशीट जो है एफआईआर से इसीलिए यहां पर अलग होती है। क्यों एफआईआर? क्योंकि सबसे पहले ही यहां पर आपको मामला शुरू होने से जो भी मामला हुआ है उसके बारे में आपको दर्ज कराना पड़ता है एफआईआर में, और जबकि चार्जशीट जो होती है सबसे लास्ट में यहाँ पे मामले की पूरी जांच के बाद बनती है। तो प्रावधान क्या है चार्जशीट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
चार्जशीट जो शब्द है वो सीआरपीसी की धारा 173 के तहत यहाँ पे परिभाषित किया गया, लेकिन जो प्राथमिकी है जिसको हम एफआईआर के नाम से जानते हैं, को ना तो यहाँ पे भारतीय दंड संहिता आईपीसी और ना ही यहाँ पे सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीआरपीसी में सिर्फ चार्जशीट के बारे में उल्लेख किया गया है, एफआईआर के बारे में कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है। इसके स्थान पर इसे सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस नियमों विनियमों के तहत जगह मिलती है, जो संज्ञेय मामलों में जानकारी से यहाँ पर आपको संबंधित है। ठीक है, दाखिल करने का समय क्या होता है वो भी यहाँ पे समझ लेते हैं। चार्जशीट जो होती है किसी जांच की समाप्ति पर दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट होती है, और एक प्राथमिकी यानी कि एफआईआर जो होती है वो किसी भी घटना की प्रथम सूचना होती है। तो एक एफआईआर क्या है, प्रथम सूचना, और चार्जशीट क्या है, अंतिम रिपोर्ट है। तो दोनों यहाँ पर आपको काफी डिफरेंसेस हैं, इनके टाइम ड्यूरेशन, इनकी प्रक्रिया के चीजों में यहाँ पर भी आपको अंतर देखने को मिलता है। जब पुलिस को एक संज्ञेय अपराध यानी ऐसा अपराध जिसके लिए किसी को वारंट के बिना यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे कि बलात्कार, हत्या, अपहरण के बारे में यहाँ पे सूचित किया जाता है, तो यहाँ पर इस संदर्भ में आपको प्रथम सूचना यानी कि एफआईआर आपको दर्ज की जाती है। चलिए अगला यहाँ पे है, जीएसीस करेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायतों का समाधान। तो ये भी एक चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया का आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर एक व्यक्ति आज वर्तमान समय में देखा जाए तो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, और न सिर्फ आप उपलब्ध होते हैं बल्कि आपसे रिलेटेड काफी सारी जानकारी यहाँ पर हर किसी के लिए उपलब्ध होती है। तो ऐसी स्थिति में जो सोशल मीडिया के संदर्भ में इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ यहाँ पे जो शिकायतें लगातार आती रहती हैं, इसके बारे में किस तरीके से कंट्रोल इन्हें कैसे किया जाए, इसके संदर्भ में देखा जाए तो जीएसी यहाँ पर गठित की गई है। समझते हैं क्या है जीएसी। हाल ही में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने 3 शिकायत अपीली समितियों यानी कि जीएसी के गठन को यहाँ पे अधिसूचित किया है, जो सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ता की शिकायतों का समाधान करेगी। चैनल को इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा लिए गए सामग्री मॉडरेशन संबंधी निर्णयों की देखरेख करने और उन्हें रद्द करने का भी यहाँ पर अधिकार दिया गया है। जीएसीस के संदर्भ में थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। देखा जाए तीनों जीएसीस में से प्रत्येक में एक अध्यक्ष होगा, 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो विभिन्न सरकारी संस्थाओं और उद्योग से संबंधित सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जिनका देखा जाए कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। तो इनकी जो संरचना है वो यहाँ पर ऐसी है, एक अध्यक्ष है, 2 सदस्य आपको पूर्णकालिक होंगे जो कहीं ना कहीं उद्योग या विभिन्न सरकारी संस्थाओं के अधिकारी होंगे, और इनका कार्यकाल जो होगा वो 3 वर्ष का होगा। देखा जाए तो यहाँ पे जो 3 पैनल आपको गठित किए गए हैं, पहला जो पैनल यहाँ पर है इसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा। दूसरा जो पैनल है इसकी अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव करेगा। और तीसरा जो पैनल है इसकी अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का एक वरिष्ठ वैज्ञानिक यहाँ पे करेगा। तो तीनों पैनल में तीनों ही अलग अलग अधिकारी प्राधिकारी यहाँ पर इसकी जांच पड़ताल करेंगे, तीनों अलग अलग मंत्रालयों से यहाँ पर आपको संबंधित हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये सोशल मीडिया से के विरुद्ध यहाँ पर जो भी शिकायतें यहाँ पर आएंगी उनकी यहाँ पर जांच करें। अगला इसमें है प्रवासियों हेतु दूरस्थ मतदान सुविधा। तो देखा जाए तो हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के द्वारा एक नई रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यहाँ पे प्रस्ताव रखा है, जो घरेलू प्रवासियों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनाव में मतदान करने की यहाँ पे अनुमति देगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव में इसे पायलट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि राज्य के भीतर आंतरिक प्रवासी को यहाँ पर मतपत्र में अपना मत डाल सके। दूरस्थ मतदान के लिए जो वर्तमान जो प्रस्ताव है वो आरवीएम है, जिसे हम कहते हैं रिमोट वोटिंग मशीन के संदर्भ में। ये मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का यहाँ पे संशोधित एक संस्करण है। ठीक है, क्या है ये? ईवीएम का संशोधित संस्करण ही आपका आरवीएम है। प्रवासियों के गृह राज्य में चुनाव होने पर विभिन्न राज्यों में विशेष दूरस्थ मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और आरवीएम एक ही मतदान केंद्र से कई दूरस्थ निर्वाचन क्षेत्रों को यहाँ पर संभाल सकता है। इसके लिए एक निश्चित बैलेट पेपर शीट के बजाय मशीन को एक इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले के रूप में यहाँ पे संशोधित किया गया है, जो एक निर्वाचन क्षेत्र के कार्ड रीडर के द्वारा पढ़े गए मतदान को निर्वाचन क्षेत्र संख्या के अनुरूप यहाँ पर विभिन्न उम्मीदवारों की यहाँ पे सूची पेश करेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आरवीएम मशीन क्या है, किस तरीके से काम करेगी, और एक किस संदर्भ में यहाँ पे लागू की गई है, किन के लिए यहाँ पर इस मशीन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, दोनों तरीके के यहाँ पे देखा जाए तो ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विधानसभा सभी तरह के चुनाव में इसको प्रयोग करने की बात की गई है, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे सबसे पहले राज्य विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट है, इनको ध्यान रखना।
इसके बाद आता है उपसभापति। उपसभापति का मुद्दा यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड रहा कुछ समय से, और उपसभापति देखा जाए तो क्यों हाईलाइटेड रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए एक जनहित याचिका पीआईएल में केंद्र से एक जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2019 से लेकर के 17वें लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करना यहाँ पर संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो यहाँ पर अभी तक देखा जाए जो हमारी यहाँ पे 17वीं लोकसभा का यहाँ पे गठन हुआ, उसके पश्चात से लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ या उनका यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पाई है, और ऐसा क्यों नहीं हुआ है। इसके संदर्भ देखा जाए, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित 5 राज्यों की विधानसभाओं में भी यह पद आपको खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए संवैधानिक प्रावधान इसके संदर्भ में क्या कहता है। देखा जाए तो अनुच्छेद जो 93 है कहता है कि लोकसभा पद रिक्त होते ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में सेवा के लिए 2 सदस्यों का यहाँ पर नियुक्त करेंगे। हालांकि यह समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है कि कब तक उन्हें नियुक्त किया जाएगा, लेकिन ये कहा गया है कि अनुच्छेद 93 में कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, 2 अधिकारियों की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी, बस समय सीमा को उल्लेख नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 100 यहाँ पर 78 में किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए संबंधित स्थिति यहाँ पर आपको शामिल है। तो दोनों ही यहाँ पे आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है जो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में है। अब उपाध्यक्ष के संबंध में कुछ प्रावधानों को भी यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि इनका जो निर्वाचन होता है लोकसभा में, जो उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो चुनाव लोकसभा की प्रक्रिया था कार्य संचालन नियमों के नियम 8 के द्वारा यहाँ पर आपको शासित होता है, अर्थात उनका जो चुनाव होगा वो लोकसभा कार्य संचालन नियम के तहत यहाँ पर होता है। दूसरा, उपाध्यक्ष की स्थिति के संदर्भ में आर्टिकल 95 यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। सदन की बैठक से अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष के उसके स्थान पर कार्य करता है। दोनों ही मामलों में वह अध्यक्ष की सभी शक्तियों का यहाँ पर प्रयोग भी करता है। साथ ही जो उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं होता है, वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, और नतीजन यदि उनमें से कोई भी इस्तीफा देना चाहता है तो उन्हें अपना इस्तीफा सदन को प्रस्तुत करना होगा, जिसका अर्थ है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रक्रियागत चीजें हैं यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में, वो भी यहाँ पर आर्टिकल आपको स्पष्ट किया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये भी थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जवाब भी मांगा था इसके संदर्भ में। तो उस स्थिति में यहाँ पर इन मुद्दों को थोड़ा सा अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा की कार्यप्रणाली ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला मुद्दा यहाँ पर है हिरासत में मौत का मामला। तो यह देखा जाए तो इस प्रक्रिया की प्रक्रियाओं को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर रिपोर्ट इत्यादि भी आती रहती है, आंकड़े भी यहाँ पे जारी किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है ये मुद्दा। देखा जाए तो गृह मंत्रालय ने गठन के एमएचए के गठन के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो हिरासत में सबसे अधिक यहाँ पर मौतें गुजरात में हुई है। सर्वाधिक जो मृत्यु हुई है हिरासत में वो गुजरात में यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, करीब यहाँ पर 80 मौतें गुजरात में हुई है। हिरासत में मौत का मामला जो है इसका मतलब होता है कि हिरासत में होने वाली मौतें यानी कि कस्टोडियल डेथ से तात्पर्य है कि पुलिस हिरासत में अथवा मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत में अथवा कारावास की सजा के दौरान व्यक्तियों की मृत्यु को हम यहाँ पे कस्टोडियल डेथ कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें बल का अत्यधिक प्रयोग करना, लापरवाही अथवा अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार को शामिल होता है। पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो हिरासत में जो सबसे अधिक मौतें हुई हैं गुजरात यहाँ पर नंबर 1 पर है, जिसमें 80 मौतें यहाँ पे दर्ज की गई। इसके बाद महाराष्ट्र है 76, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये संख्या 41 है, तमिलनाडु में 40 है और बिहार में भी यहाँ पर संख्या 38 है। तो ये टॉप 5 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा डेथ आपको कस्टडी में देखने को मिली है। बाकी स्टेट वाइज यहाँ पे कंपैरिजन है, पिछले 2017 से लेकर 2021-22 तक यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ पर सबसे ज्यादा जो 5 राज्य हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, यहाँ पर किसनी डेथ यहाँ पर हुई है पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पे 14, 13, 12, 17, 24 ये पिछले 5 साल में हर वर्ष यहाँ पर कितनी डेथ हुई है। टोटल यहाँ पर आपको 80 हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डेटा इसका दिया गया है। चलिए अगला यहाँ पे है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्या है क्रोनी कैपिटलिज्म? देखिए एक मुद्दा बहुत चर्चा का विषय बना था अडानी और हिडनबर्ग का। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, अडानी पर वहां पे कुछ आरोप लगाए गए और उसके बाद वहां पर उनके शेयरों में तेजी से गिरावट आई। लोकसभा में भी इसको लेकर मुद्दा काफी गर्मा गर्मी रही और राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर मुद्दा काफी चर्चा का विषय रहा। अब ऐसे मुद्दे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसे पहलू भी आपके चर्चा का विषय बन जाते हैं जो इससे जुड़े हुए कुछ टर्म होते हैं, जिसमें एक टर्म आता है क्रोनी कैपिटलिज्म का। तो क्या है क्रोनी कैपिटलिज्म? देखिए अडानी और हिडनबर्ग ने
के मुद्दे पर संसद में विपक्ष के द्वारा क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाते हुए संयुक्त संसदीय समिति या भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के द्वारा नामित समिति के द्वारा यहाँ पे जांच की मांग की थी। इसका परिचय यहाँ पे अर्थात इसको समझ लेते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, इसकी मांग यहाँ पर इसका आरोप लगाते हुए क्यों की गई थी। तो देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करने के संदर्भ में करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो राजनेता और सरकारी अधिकारियों के साथ करीबी संबंध रखने वाले व्यक्ति या व्यवसाय बाजार में अनुचित लाभ हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थात कोई भी उद्योगपति किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ संबंधों के कारण उसका लाभ अपने औद्योगिक व्यापार को बढ़ाने के संदर्भ में किया जाना ही क्रोनी कैपिटलिज्म यहाँ पर कहलाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते हैं, जिसमें द इकोनॉमिस्ट इंडिया के द्वारा प्रकाशित क्रोनी कैपिटल इंडेक्स 2021 में देखा जाए तो यहाँ पर ये 7वें स्थान पर था, और जहां देश के सकल घरेलू उत्पाद में क्रोनी सेक्टर की संपत्ति देखी जाए तो ये 8% यहाँ पर थी। तो एक तरीके से यहाँ पर बड़ा मुद्दा आपको देखने को मिलता है क्रोनी कैपिटलिज्म का। तो ये यहाँ पे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एक तथ्य जो है इसको। अगला मुद्दा देखिए, यहाँ पे है बाल विवाह पर राज्यव्यापी कार्यवाही। देखा जाए तो यहाँ पे असम सरकार के द्वारा एक बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर बाल विवाह का रहा है, इसको लेकर के एक बहुत ही अच्छी पहल यहाँ पर प्रारंभ की गई, और देखा जाए तो इसके कारण ये थोड़ा सा चर्चा का विषय भी बन जाता है। बाल विवाह जैसे मुद्दे यहाँ पे चर्चा का विषय बन जाते हैं। बाल विवाह से को रोकने संबंधी यहाँ पे कानूनों को भी यहाँ पर फिर आपको पढ़ना होगा, और उससे जुड़े यहाँ पर अन्य मामले भी देखने को मिलते हैं। ये मेंस ओरिएंटेड भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे बन सकते हैं, ऐसी चीजें यहाँ पर मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम प्रीलिम्स के फैक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मुद्दा यह है कि असम सरकार ने पिछले कुछ दिनों में राज्य में बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान चलाया है, जिसके तहत 2000 से अधिक पुरुषों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। देखा जाए तो गिरफ्तारी संबंधी क्या कानून है इस संदर्भ में बाल विवाह को लेकर के। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को बाल यौवन अपराध संरक्षण कानून यानी कि पॉस्को अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। 14 से 18 साल के बीच लड़कियों की शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यहाँ पे मामला दर्ज किया जाएगा। देखा जाए तो पॉस्को अधिनियम जो है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पॉस्को अधिनियम जो है 2012 के एक नाबालिग और एक वयस्क के बीच यौन संबंध के अपराध की श्रेणी में रखा गया है, और कानून नाबालिग की सहमति को वैध नहीं मानता है इस मामले में। देखिए, यहाँ पर अगर नाबालिग होते हुए अगर वो सहमति देते हैं तो भी यहाँ पर उसे वैध नहीं माना जाएगा, उसे अपराधी यहाँ पर माना जाएगा। पॉस्को के तहत देखा जाए तो यौन उत्पीड़न और एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध यहाँ पर इसे माना जाता है, और इसका तात्पर्य यह है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार यहाँ पर कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पर पॉस्को के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पर अब आपको यह बताना है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यहाँ पे क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके संदर्भ में आपको ये बताना है कि यहाँ पर इसके तहत किस प्रकार की यहाँ पर सजा दी जाती है, या कितने वर्ष की सजा, किस तरीके के जुर्माने के प्रावधान यहाँ पर किए गए। ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अगला यहाँ पे देखिए मुद्दा आता है ई न्यायालय का। देखिए, ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना चालू की गई है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में। यह परियोजना देखा जाए तो भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास हेतु 2007 से यहाँ पे आपको कार्यान्वित है। ई न्यायालय परियोजना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति और न्याय विभाग के सहयोग से यहाँ पे लागू किया जा रहा है, और देखा जाए तो चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। चरण 1 में इसे 2011 से 2015 के दौरान यहाँ पे लागू किया गया, और चरण 2 में 2015 में शुरू किया गया था, जिसके तहत विभिन्न जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत आपको किया गया। परियोजना के तहत देखी जाए कुछ पहल भी यहाँ पर की गई, जैसे नेटवर्क में सुधार किया गया, वाइड एरिया नेटवर्क। परियोजना के तहत बेहतर बैंडविड्थ गति के साथ पूरे भारत में कुल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के 99.4% को यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रदान की गई। इसके अलावा जो इसका तीसरा चरण है, वो ई न्यायालय परियोजना का यहाँ पर जो तीसरा चरण है, मसौदा इसका विजन दस्तावेज को अंतिम रूप यहाँ पर फाइनली दे दिया गया है, और ई समिति के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे अनुमोदित भी किया जा चुका है। चरण 3 में क्या क्या काम किया जाने वाला है तो वो देख लेते हैं। डिजिटल और पेपरलेस कागज रहित न्यायालय यहाँ पर डेवलप करना, उसको प्राप्त करना, इस उद्देश्य को। न्यायालयिक कार्यवाही को डिजिटल प्रारूप में लेकर आना। ई न्यायालय में वादियों अथवा वकीलों की उपस्थिति समस्या खत्म की जा सकती है इसके माध्यम से। यातायात उल्लंघनों के अधिनिर्णय से परे आपसी न्यायालयों के दायरे का विस्तार हो सकता है।
मामलों की लंबितता के विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे इसके सबसेट जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आदि उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करके यहाँ पे संभावित मुकदमेबाजी का यहाँ पे पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए जो हमारी न्याय प्रणाली में बहुत सारे लंबित केसेस हैं, उसके कारण न्याय काफी देर से यहाँ पर मिलता है। कई सारे केस कई कई साल तक यहाँ पर लटके रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ई न्यायालय प्रणाली उस प्रकार की प्रक्रिया को, न्याय को त्वरित करने के संदर्भ में, मामलों को तेजी सुनवाई करने के संदर्भ में, निर्णय जल्दी आने के संदर्भ में और तकनीकी का यहाँ पर आपको प्रयोग करना दिखाता है। अगला मामला देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण के संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। हाल ही में देखा जाए तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देशन में यहाँ पे संशोधन किया है। अब 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग प्रत्यारोपण के लिए मृत दाताओं से भी अंग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो संशोधन का मूल मुद्दा है, ये यहाँ पर एज ध्यान रखिएगा। एज है क्या है, अब 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी यहाँ पे अंग प्रत्यारोपण प्राप्त हो सकता है, अर्थात अंग यहाँ पे प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। देखा जाए जो भारत में अंग प्रत्यारोपण के संदर्भ में परिदृश्य क्या है, वर्तमान समय में फैक्चुअल डेटा क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, अंगों के प्रत्यारोपण में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक स्तर पे हम तीसरे स्थान पर हैं अंग प्रत्यारोपण के मामले में। वर्ष 2022 में देखें, सभी प्रत्यारोपणों में मृतक जो है दाताओं के अंग लगभग यहाँ पे 17.8% आपको देखे गए। मृतक अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या वर्ष 2013 में 837 से बढ़कर 2022 में 2765 यहाँ पर दर्ज की गई। इसी के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण की जो कुल संख्या है वो मृतक और जीवित दाताओं दोनों किसे अंगों के साथ वर्ष 2013 के 4990 से बढ़कर के वर्ष 2022 में ये 15,561 हो गई है। हर साल के अनुमानतः 1.5 से 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की यहाँ पे जरूरत होती है। वर्ष 2022 में लगभग 10,000 यहाँ पर केवल एक व्यक्ति को मानव अंग की प्राप्ति हुई और जिन 80,000 लोगों को लीवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी उनमें से 3,000 से भी कम लोगों को वर्ष 2022 में मानव अंग प्राप्त हुआ तथा जितनी मात्रा में यहाँ पर लोगों को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो रही है उतनी मात्रा में यहाँ पे अंग यहाँ पर प्रत्यारोपण करने के संदर्भ में उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2022 में देखें 10,000 लोगों में से केवल 250 लोगों का ही यहाँ पर हृदय प्रत्यारोपण हो पाया। चलिए अगला मुद्दा यहाँ पर है मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक 2022 के संदर्भ। क्या है ये मामला? देखिए, हाल ही में खान मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 को यहाँ पे अधिसूचित किया है, जिसके मामले भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश, स्ट्रोमेटो लाइट फॉसिल उद्यान झारमो, कोटा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट उदयपुर जिला, आकल जीवाश्म उद्यान जैसलमेर सहित 32 भू विरासत स्थलों की यहाँ पर घोषणा की है और कई भू विरासत स्थल यहाँ पर देखे जाएं तो जीर्णावस्था में है। कहने का मतलब कि वहां पर काफी खराब दशा में है, उनका संरक्षण यहाँ पर नहीं किया जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर क्षरण हो रहा है उनका। तो इन विरासत स्थलों के संदर्भ में क्या यहाँ पर डेटा है, तो देखा जाए तो एक विधेयक लेकर आया गया। विधेयक के मामलों में देखा जाए तो यहाँ पे भू विरासत स्थलों की परिभाषा सुनिश्चित की गई है, जिसमें कहा गया है कि भू विरासत स्थलों को भू अवशेषों और घटनाओं, स्ट्रेटिग्राफिक प्रकार के वर्गों, भू वैज्ञानिक संरचनाओं एवं गुफाओं सहित भू आकृतियों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हित की प्राकृतिक रॉक मूर्तियों वाली स्थलों के रूप में यहाँ पे परिभाषित करता है। साथ ही देखा जाए तो इसमें इन स्थलों से सटे भूमि का ऐसा हिस्सा भी शामिल है जो उनके संरक्षण अथवा ऐसे स्थलों तक पहुंचने के लिए भी आवश्यक है। देखा जाए तो संरक्षण के संदर्भ में न सिर्फ ऐसे स्थलों को बल्कि उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों को भी यहाँ पे संरक्षित करने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मुद्दा आता है कि भू अवशेष क्या होता है, वो भी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भू अवशेष का मतलब है तलछट चट्टानों, खनिज उत्कापिंडों, जीवाश्मों से जैसे भू वैज्ञानिक महत्व या रुचि के किसी भी अवशेष या सामग्री को इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास इसके संरक्षण रखरखाव के लिए भू अवशेष प्राप्त करने की यहाँ पर शक्ति होगी। ये दोनों ही भू अवशेष के बारे में और साथ ही यहाँ पर भू सर्वेक्षण विरासत स्थलों के सर्वेक्षण के संदर्भ में, तो इन दोनों ही तथ्यों को भू विरासत स्थल क्या है, भू अवशेष क्या है, इनके बारे में यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्टुलाइजेशन है, कॉन्सेप्ट क्या है या किसे हम कहते हैं और इसके अंतर्गत किन किन चीजों को संरक्षित किया जाएगा, ये पहलू यहाँ पर फैक्चुअल है। और फैक्ट ही देखा जाए तो आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट और फैक्ट दो ही तथ्य यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं।
तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पे फैक्ट डेटा को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखा जाए तो केंद्र सरकार के पास क्या अधिकार होंगे, तो पहला है कि यह केंद्र सरकार को भू विरासत स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए अधिकृत करेगा, और दूसरा, यह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा, पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत यहाँ पर होगा। तो ये सारे प्रावधान यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए हैं। अगला यहाँ पर है समिट फॉर डेमोक्रेसी, एक मुद्दा और यहाँ पर चर्चा का विषय बना है। देखिए, लोकतंत्र से जुड़े हुए यहाँ पर सिर्फ मुद्दे नहीं आए, बल्कि कई बार ऐसे तथ्य और सम्मेलन इत्यादि भी आपको चर्चा का विषय बनते हैं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। और इसी संदर्भ में देखा जाए तो समिट फॉर डेमोक्रेसी एक विषय यहाँ पर आया। क्या है ये, उसको देख लेते हैं। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी के नेतृत्वकर्ता के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की यहाँ पर मेजबानी की है। कोहॉर्ट को समिट फॉर डेमोक्रेसी के अनुवर्ती चरण के रूप में यहाँ पर स्थापित किया जाता है। देखा जाए तो समिट फॉर डेमोक्रेसी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल है, और इस पहल का उद्देश्य लोकतांत्रिक नवीनीकरण के लिए एक सकारात्मक एजेंडा निर्धारित करना है। साथ ही वर्तमान में लोकतांत्रिक देशों के समक्ष मौजूद सबसे बड़े खतरों से यहाँ पर निपटना भी है। इस शिखर सम्मेलन के बाद एक कार्य वर्ष प्रस्तावित किया गया, जिसमें शिखर सम्मेलन को 2 प्लेटफॉर्म में यहाँ पर विकसित किए गए हैं। पहला, कार्यवर्ष में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए फोकल ग्रुप्स और डेमोक्रेसी कोहॉर्ट, और डेमोक्रेसी कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी, जिसका उद्देश्य यहाँ पर ईसीआई कर रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना, लोकतंत्र के समक्ष खतरों से निपटना, आपसी सहयोग और सामंजस्य को बढ़ाना, इन मुद्दों पर चर्चा करना जैसी परिस्थितियों के बारे में यहाँ पर ये समिट फॉर डेमोक्रेसी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा का विषय बना है। अनुकंपा नियुक्ति आप हमेशा यहाँ पर देखते हैं किसी भी परिवारजन के किसी जो सरकारी कह सकते हैं कि आपको क्षेत्रों में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और उनकी जॉब करने के दौरान मान लीजिए किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर उनके जगह पर उनके परिवार में से किसी व्यक्ति को यहाँ पर आपको एक जॉब यहाँ पर दी जाती है, जिसे हम अनुकंपा नियुक्ति यहाँ पर आपको कहते हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर देखिए एक डिसीजन, थोड़ा सा चर्चा का ये विषय बना, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक डिसीजन दिया है। देखते हैं क्या है अनुकंपा नियुक्ति के संदर्भ में दिया गया डिसीजन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में यहाँ पे कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मृत कर्मचारी के आश्रितों का देखा जाए तो एक निहित अधिकार नहीं है। यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको दिया ही जाएगा, ये ऐसा कोई अधिकार नहीं है आपको कि आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, अनुकंपा नियुक्ति की जो अवधारणा है वो देखा जाए तो आर्टिकल 39 में आजीविका का अधिकार में देखा जा सकता है, जिसमें आजीविका का अधिकार राज्य के नीति निर्धारित तत्वों के अंतर्गत आपको आता है। इसका उद्देश्य है ऐसे सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करना जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसने चिकित्सा के आधार पर सेवानिवृत्ति ली है, साथ ही जिसका परिवार आजीविका के अन्य स्रोत से यहाँ पर आपको वंचित है। तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पर उसके परिवार के सदस्यों को जो जॉब दी जाती है, ऑफर की जाती है, उसे यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर टर्म ध्यान रखिएगा, किन किन टर्म पर यहाँ पर ये ऑफर आपको किया जा सकता है। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति के निर्णय में संबंधित मंत्रालय या विभाग में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव के द्वारा यहाँ पर लिए जाते हैं। संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों में विभाग का प्रमुख आपको निर्णय लेगा। तो किसके द्वारा यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति संदर्भ में यहाँ पर डिसीजन कौन लेगा, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताया गया कि मंत्रालय संदर्भित या फिर अधीनस्थ कार्यालय संदर्भ विभाग, वो यहाँ पर आपको इस तरह का डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा विशेष मामलों में जो है ऐसे निर्णय जो है किसी मंत्रालय विभाग के सचिव के द्वारा भी आपको लिए जा सकते हैं। तो ये है यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के जो मुद्दा है, जो चर्चा का विषय बना है, उसको हमने देख लिया। अगला यहाँ पर देखिए एक और मुद्दा है, केंद्र सरकार ने लोकसभा में अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 को यहाँ पर पेश किया है। क्या है ये विधेयक? देखा जाए तो यह विधेयक जो है अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को उनकी कमान के अधीन कार्यरत सेवा कर्मियों के मामले में अनुशासन बनाए रखने और कर्तव्यों को उपयुक्त निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर सशक्त बनाता है। ठीक है, देखा जाए तो वर्तमान में ऐसे सेवा कर्मी जैसे कि वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 जैसे सेवा अधिनियमों द्वारा यहाँ पे प्रशासित होते हैं।
तो इन कानूनों के तहत जो भी सेवा कर्मी है उनमें अनुशासन बनाए रखने के संदर्भ में देखा जाए तो इस तरीके के यहाँ पर विधेयक ले आया गया है, जिसमें वो थल सेना, जल सेना, वायुसेना, नौसेना और यहाँ पर वायुसेना तीनों के स्तरों पर इसे लागू करने का प्रावधान करेगा। देखा जाए तो केवल संबंधित सेवाओं के अधिकारी ही सेवा कर्मियों पर अनुशासनात्मक शक्तियों का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। सिर्फ जिस क्षेत्र का अधिकारी है, जिस क्षेत्र के कर्मचारी हैं, वही यहाँ पर देखे जाए तो उसी पर लागू होगा, अन्यथा अन्य कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं होगा। अर्थात नौसेना का अधिकारी ही नौसेना यहाँ पे कर्मियों की अनुशासन संबंधी मुद्दों को देखेगा, थल सेना का, और नौसेना का अधिकारी नौसेना का। इस तरीके के यहाँ पे एक मुद्दा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा विधेयक की कुछ विशेषताएं हैं जो इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला, विधेयक जो है केंद्र सरकार को अंतर सेवा संगठन स्थापित करने के अधिकार देता है। दूसरा, अंतर्दृश सेवा संगठन सैनिकों का एक निश्चित निकाय होगा। इसमें सभी सेवा अधिनियमों या इनमें से किन्हीं दो अधिनियमों के कर्मियों का एक संयुक्त सेवा कमान भी आपको शामिल है। इसके अलावा सेवा कर्मी जो है अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही के मामले में अपने अपने संबंधित सेवा अधिनियमों के द्वारा यहाँ पर प्रशासित होंगे। विधेयक के कुछ इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि पहली चीज जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर है इस विधेयक में, इसमें मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संदर्भी प्रावधान किए गए हैं। बहुत सी कार्यवाहियों को समाप्त करने और सशस्त्र बलों के बीच अधिक एकीकरण से समय की बचत होगी और अनुशासन और कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। विधेयक के पारित होने से देखा जाए थिएटराइजेशन प्रक्रिया को भी यहाँ पे नए सिरे से गति मिलेगी, क्योंकि थिएटराइजेशन या थिएटर कमान का अर्थ यहाँ पर है तीनों सेवाओं से विशेष संख्या में कर्मियों को एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक साझा कमांडर के अधीन यहाँ पर रखने की प्रक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं एक साझीकृत व्यवस्था के तहत यहाँ पर अनुशासन बनाए रखने के तहत विभिन्न यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि सेना के कमान पर एक अधीन नियंत्रण बनाए रखना और अनुशासन की प्रक्रिया को बनाए रखना और साथ ही साथ यहाँ पे संयोजन सामंजस्य भी बनाए रखना, ये सारे पहलुओं को यहाँ पर देखने के संदर्भित ये विधेयक यहाँ पर लाया गया है। चलिए अगला यहाँ पर है अनुच्छेद 142। सर्वोच्च न्यायालय उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के तहत शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत यहाँ पर आपको चर्चा का विषय बना है आर्टिकल 142। तो देखा जाए तो चर्चा का विषय यहाँ पर क्यों बना है आर्टिकल 142। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 142 के तहत यहाँ पे फैसला सुनाया है। क्या फैसला सुनाया है कि 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला मंचों के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में यहाँ पर नियुक्ति के पात्र होंगे। तो वकीलों के संदर्भ में यहाँ पर वो कहा कि आपको उपभोक्ता आयोग एवं जिला मंचों के अध्यक्ष के तौर पर उनको पात्र बनाया गया है। यह भी कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 101 के तहत उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें राज्य उपभोक्ता आयोगों एवं जिला मंचों के सदस्यों हेतु क्रमशः 20 वर्ष या 15 वर्ष का न्यूनतम पेशेवर अनुभव निर्धारित किया गया था। इसे समाप्त कर दिया गया है, इसकी जगह पे 10 वर्ष का अनुभव यहाँ पर पर्याप्त बताया गया है। न्यायालय का जो फैसला है कि केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण नियुक्ति हेतु योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के इस्तीफा तथा हटाने के नियम 2020 में यहाँ पे संशोधन करना होगा। ठीक है, तो सरकार को यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण यहाँ पर विधेयक लेकर आया गया था उसमें अब यहाँ पे संशोधन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वहां पर जो अवधि यहाँ पर डाली गई थी उसमें आपको आयोग और जिला मंचों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष के बजाय 10 वर्ष के अनुभव को प्रावधान किया जा सके, क्योंकि वहां पर देखा जाए उस विधेयक में आपको 15 और 20 वर्ष का प्रावधान है। तो अब इस डिसीजन के बाद आर्टिकल 142 के में जो डिसीजन यहाँ पे दे दिया गया है, तब यहाँ पर संशोधन करके उसमें 10 वर्ष के प्रावधान को लागू करना होगा। देखा जाए तो उपर्युक्त जो संशोधन किए जाने तक स्नातक की डिग्री वाले वकील पेशेवर जिनके पास उपभोक्ता मामले, कानून, सार्वजनिक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा में 10 वर्षों का अनुभव है, राज्य उपभोक्ता आयोग, जिला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। तो यहाँ पर अभी से इनको पात्र बना दिया गया है। संशोधन हो जब तक होगा तब तक होगा, लेकिन इन्हें अभी से आपको पात्र बना दिया गया कि इन्हें अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है।
न्यायालय ने उम्मीदवारों की पात्रता की जांच करने के लिए लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा वाइवा वॉइस यहाँ पर का भी यहाँ पर सुझाव दिया है कि आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर नियुक्ति नहीं करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, एक एग्जाम आप ले लीजिए और एग्जाम के माध्यम से फिर वहां पर उनको नियुक्त करिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं आर्टिकल 142 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 142 जो है सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति यहाँ पे प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश यहाँ पर दे सकता है जो उसके समक्ष यहाँ पर लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर आवश्यक हो। तो ये आर्टिकल 142 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को देखा जाए तो एक तरीके से विवेकाधीन शक्ति से जुड़ा हुआ यहाँ पर मामला है, विवेकाधीन शक्ति यहाँ पर उसे प्रदान करता है। तो इसे ध्यान रखना है आर्टिकल 142 को। चलिए अगला यहां पर मुद्दा आता है फ्लोर टेस्ट। क्या है फ्लोर टेस्ट? देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की राज्यपाल की जो शक्ति है वो यहाँ पे थोड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। और हाल ही में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल पार्टी सदस्यों के आंतरिक मामलों के मतभेदों के आधार पर सदन को फ्लोर टेस्ट के लिए यहाँ पे नहीं बुला सकता है। देखिए यह मुद्दा हमेशा एक चर्चा का विषय बनता है। राज्यपाल की जो स्थिति है वो विभिन्न राज्यों में उसकी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ एक विवाद का एक मुद्दा यहाँ पर बनी रहती है। और ऐसे कई सारे मामले पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिले हैं, जिसमें से एक मामला यहाँ पर आया है फ्लोर टेस्ट को बुलाने के संदर्भ से। तो देखिए यहाँ पे जो डिसीजन आया है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि राज्यपाल पार्टी सदस्यों के आंतरिक मतभेदों के आधार पे यहाँ पे सदन को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के राजनीतिक दल के दो गुटों के बीच विवाद के मामले की सुनवाई करते हुए विश्वास मत हेतु बुलाने संबंधी राज्यपाल की शक्ति और भूमिका पर यहाँ पर चर्चा की। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि सदन को फ्लोर टेस्ट हेतु राज्यपाल कैसे बुलाता है। देखिए इसके संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 174 है, जिसमें राज्यपाल को राज्य विधानसभा को आहूत करने, विघटित करने, सत्रावसान करने का यहाँ पर अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल 174। इसी में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 174 2B राज्यपाल को सदन की सहायता परामर्श पर विधानसभा को विघटित करने की भी आपको शक्ति देता है। हालांकि राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल तब कर सकता है जब बहुमत पर प्रश्न उठने पर किसी मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे परामर्श दिया जाता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में उसे संसद को विघटित करने के संदर्भ में उसे यहाँ पर अधिकार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 175(2) के अनुसार सरकार के पास संख्या बल है या नहीं है यह साबित करने के लिए तथा फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल यहाँ पे सदन बुला सकता है। तो क्योंकि देखिए राज्यपाल शासन का यहाँ पर राज्य के स्तर पे एक प्रमुख है और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि यहाँ पर जो कार्यपालिका या जो विधायिका है वहां पर आपके पास विधायिका में कार्यपालिका को एक सरकार या के तौर पर उसे यहाँ पर बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं है। तो इस संदर्भ को सुनिश्चित करने के लिए वहां पे वो फ्लोर टेस्ट एक तरीके का विश्वास मत यहाँ पे हासिल करने की बात करता है। हालांकि देखा जाए तो राज्यपाल इस अधिकार का प्रयोग केवल आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार कर सकता है, जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करता है। इसके साथ साथ सदन के सत्र होने पर सदन अध्यक्ष जो है फ्लोर टेस्ट की घोषणा कर सकता है। हालांकि आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल की अवशिष्ट शक्तियों के अनुसार उसे विधानसभा के सत्र में नहीं होने पर फ्लोर टेस्ट की घोषणा करने का अधिकार भी है। तो देखिए यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां भी यहाँ पर आपको प्राप्त है राज्यपाल को आर्टिकल 163 के तहत, जिसमें उसे सदन चाहे चल रहा हो या ना चल रहा हो उसे यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में यहाँ पर बुलाने का अधिकार है। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एग्जाम के परिप्रेक्ष्य ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल देखा जाए तो 175(2) के अनुसार सरकार के पास संख्या बल है या नहीं यह साबित करने के लिए तथा फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल सदन को यहाँ पर बुला सकता है। हालांकि राज्यपाल को देखा जाए तो इस अधिकार का प्रयोग केवल संविधान के आर्टिकल 163 के अनुसार यहाँ पर राज्यपाल अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार आपको कर सकता है। तो सेम एस्पेक्ट यहाँ पर है, अगेन से 1 पेज एक्स्ट्रा है। चलिए अब यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज इसमें डिस्कस कर देता हूँ। ये लास्ट टॉपिक है कि देखिए इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो मुद्दा यहाँ पे लगातार चर्चा का विषय है वो फ्लोर टेस्ट है। तो क्या होता है यहाँ पे फ्लोर टेस्ट के बारे में वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है फ्लोर टेस्ट? देखिए यह बहुमत के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है। ठीक है, किसी भी पार्टी को सदन में आकर के
जैसे विधानसभा है, आपको लोकसभा है, तो यहाँ पर आपको अपना बहुमत यहाँ पे साबित करना है। ठीक है, तो यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए, यहाँ पर साबित करने के लिए कहा जाता है। गठबंधन सरकार के मामले में देखा जाए तो मुख्यमंत्री को विश्वास मत पेश करने और बहुमत हासिल करने के लिए यहाँ पे कहा जा सकता है। और स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिए एक से अधिक व्यक्तिगत हिस्सेदारी की यहाँ पर आवश्यकता होती है तो राज्यपाल यह जानने के लिए एक विशेष सत्र बुला सकता है कि सरकार बनाने के लिए किसके पास यहाँ पर आपको बहुमत है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा लोगों ने अगर बोल रखा है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, तो वहां पर फिर आपको आमंत्रित किया जाता है, राज्यपाल सबको आमंत्रित कर सकता है कि आप भाई यहाँ पर आकर बहुमत सदन में आप साबित करिए, जिसका भी यहाँ पर बहुमत साबित होगा उससे सरकार बनाने का मौका मिलेगा। कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं, मतदान करने से इनकार कर सकते हैं, अर्थात आंकड़ों की गणना केवल उन विधायकों के आधार पर की जाती है जो मतदान में उपस्थित हो। तो ऐसा नहीं है कि देखिए अगर 400 लोग हैं और 400 लोग नहीं आए हैं तो यहाँ पर सबका काउंट नहीं होगा। काउंट सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जो लोग उस समय सदन में उपस्थित होंगे और जिनके द्वारा मतदान किया जाएगा। उस मतदान के आधार पर ही वहां पर डिसाइड होगा कि आपके पास बहुमत है अथवा नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉलिटी के संदर्भ से हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के प्रोस्पेक्टिव को, जो भी इंटर रिलेटेड टॉपिक थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा वो इकोनॉमी का होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े समसामयिक घटनाक्रम में हम यहाँ पर पहलुओं को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आपका यहाँ पे देखिए काम यह है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितना भी हमने यहाँ पर अब तक डिस्कस किया है उन सभी चीजों को आप एक बार पढ़ लें। जीएस का संदर्भ जो मैंने कहा है कि पॉलिटी के टॉपिक्स के करंट के रिवीजन के साथ साथ आप यहाँ पर जीएस के टॉपिक्स को जो इनसे जुड़े हुए पहलू हैं उनके भी पहलुओं को आप देखिए रिवीजन कर लीजिएगा। इससे आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जीएस भी आपका हो जाएगा और साथ साथ आपका करंट का भी हो जाएगा। और ज्यादा चांस ये रहेंगे कि आपको आने वाले कैसे भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का जीएस ओरिएंटेड, करंट ओरिएंटेड आपका यहाँ पर छूटेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ। गुड लक एंड थैंक यू।